हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय एस टी सर पर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम सेकंड लेक्चर के अंदर सेल स्ट्रक्चर रीड किया था, स्टडी की थी। सेल स्ट्रक्चर्स में से हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और जो कोशिका भित्ति थी वो हमने पढ़ चुके थे, हम जान चुके थे उसके बारे में। आज वहीं पे कंटिन्यू करते हैं और आगे वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अंदर हमने पादप कोशिका का स्ट्रक्चर किया था। पादप कोशिका, फिर पादप कोशिका की बात करूं तो उसको बोलते हैं प्लांट सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? प्लांट सेल। पादप कोशिका के जो बाहर की तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। फिर ऐसे गोल गोल एक संरचना बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे ऐसे रस जैसी ऐसी बिखरी होती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। और ऐसे धागे जैसी संरचना उलझी होती है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। फिर हम बात करें, यहाँ पे एक ऐसी संरचना थी उसको हम बोलते थे हरित लवक। क्या पढ़ा था हमने? हरित लवक। अब हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर जो ऐसा लवक का मतलब होता है जो रंग देने का कार्य करे, हरा रंग देने का कार्य, हरित लवक। प्लास्टिड बोलते हैं इसको। फिर हमने बात पढ़ी थी, यहाँ से एक संरचना थी उसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसके बाद यहाँ पे क्या था? एक लाइसोसोम। क्या था यहाँ पे? एक लाइसोसोम। ऐसे अंग, ये जीव द्रव्य के अंदर क्या होते हैं? सभी अंग तैरते रहते हैं। फिर यहाँ पे हमने बड़ा सारा एक देखा था रिक्तिका। जो शरीर यानी कोशिका जो होती है उस कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है वोक्यूल्स, रिक्तिका। फिर हम बात करें, यहाँ पे एक ऐसी खुरदरी नुमा संरचना थी उसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलते इसको अंतःपर्दय जालिका। फिर हमने बात की थी यहाँ पे लाइसोसोम, और अंतःपर्दय जालिका के ऊपर क्या होती है? चिपकी होती है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। फिर हमने इसके बारे में हम जान चुके थे कोशिका भित्ति। यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा था हमने कोशिका भित्ति से, सेल वॉल से, कि कोशिका का, पादप कोशिका का सुरक्षा कवच या बाहरी तरफ सुरक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति करती है। और जो पादप कोशिका में पाई जाने वाली एकमात्र अंग है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। फिर हमने रीड किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो दूसरा जो पार्ट था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम बोला था वो बेंडा ने दिया था। फिर यहाँ से संरचना का अध्ययन किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो 1890 में की गई थी। कब की गई थी खोज? 1890 में। फिर हमने इसके बाद जो नेक्स्ट आया था हमारा, वो आया था माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का जो हम पढ़ेंगे वो था हमारा राइबोसोम। राइबोसोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और जो चौथे नंबर का जो है हमारा लाइसोसोम, ये हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। यहां से ज्यादा बार मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सेल पार्ट्स में से, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। फिर हम बात करें राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की थी जी पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने, और इसकी खोज की थी डी डुबे नाम के वैज्ञानिक ने। इसकी की थी 1955 में और इसकी की थी 1958 में, लाइसोसोम की खोज। फिर यहाँ से राइबोसोम्स वाले पार्ट से, कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। फिर याद रखना कि जो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। यानी प्रोटीन तैयार करने में, संश्लेषण करने में
भाग लेता है, कौन लेता है, राइबोसोम। और ये अंतःपर्दव जालिका जो खुरदरी सतह होती है उसके ऊपर ऐसे दाने के कार में चिपका हुआ होता है, उसी को बोलते हैं हम राइबोसोम। सबसे छोटा अंग, अगर कोशिका का सबसे छोटा अंग की बात करें तो वो क्या है, राइबोसोम। और सबसे बड़ा अंग जो है वो रिक्तिका है। पौधे के अंदर पाई जाती है रिक्तिका, जो रिक्तिका रस पाया जाता है, इसके अंदर टोनोप्लास्ट पाया जाता है। और जो सूखी लकड़ी का न डूबना, जैसे सूखी लकड़ी होती है उसका न डूबना, वो किसके कारण होता है, रिक्तिका के कारण होता है। फिर हम बात करें इसके अंदर मेनली लाइसोसोम। लाइसोसोम से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से इस वाले पार्ट से आता है कि आत्महत्या या आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैला या आत्मघाती की थैला, सुसाइड ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं इसको, सुसाइड ऑफ द सेल, इसको कहा जाता है सुसाइड ऑफ द सेल। आत्महत्या आत्मघाती की थैली से क्या कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं हमारे डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस। ये पाचक रस क्या करते हैं, खुद को अपने आप क्या करते हैं, कोशिका के अंदर नष्ट होते रहते हैं, कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप फटना शुरू कर देते हैं। कोई चीज अपने आप सुसाइड होगी, कोई अपनी चीज अपने आप डिस्ट्रॉय होगी, उस डिस्ट्रॉय होना अपने आप से सुसाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, सुसाइड, आत्महत्या। फिर हमने बात की थी, हम आगे जो इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट रीड करेंगे, हमने लाइसोसोम कर लिया, राइबोसोम कर लिया, हमने कौन कौन सा पढ़ा है अभी तक, ये तो कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, जो कोशिका का भारी कवच होता है। फिर हमने रीड किया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का केंद्रक, कोशिका का श्वसन स्थल, शक्ति केंद्र, शक्ति घर, शक्ति ऊर्जा घर, ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा स्थल, कई सारे अनेक सारे नामों से माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ चुके थे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन ने की थी। नामकरण किसने किया था, वेंडा ने दिया था। फिर यहाँ पे याद रखना एक रिएक्शन होती है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन से फिर हमारी जो एटीपी एनर्जी आती है उस रिएक्शन से, उसी एनर्जी के कारण इसे ऊर्जा स्थल, शक्ति केंद्र, श्वसन स्थल बोला जाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे राइबोसोम भी हम पढ़ चुके हैं, जो छोटे छोटे दानेदार अवस्था में होती हैं। फिर यहाँ पे लाइसोसोम भी हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या था, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी हम पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 पार्ट हम रीड कर चुके हैं। अब आता हमारा 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जो आता है वो आता हमारा, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती ऐसे उलझी हुई, उसका नाम होता है गाल्जी काय। क्या होता है, गाल्जी काय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे गाल्जी काय, गाल्जी काय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी। सबसे पहले इसे प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने क्या कहा था, लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था इसको, क्या दिया था, लाइपोकॉन्ड्रिया। खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1898 ईस्वी में की थी कैमिलो गाल्जी ने। किसकी खोज की थी, गाल्जी काय की। अगर हम गाल्जी काय की बात करें तो ये क्या करता है, कोशिका से क्या करता है, शरीर से बाहर जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको बाहर करने का या उत्सर्जन करने का, उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर करने का कार्य करता है। क्या करता है, बाहर करने का कार्य करता है। या इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो किसे कहेगा, किसे कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गाल्जी काय को, याद रखना आपने। फिर इसके बाद गाल्जी काय से हमारा नेक्स्ट जो छठा वाला पार्ट आता है हमारा, वो कौन सा पार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा होता है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो छठे वाला पार्ट आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यपर्दव्य जालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं अंत्यपर्दव्य जालिका। अंत्यपर्दव्य जालिका की खोज की थी आर पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, अंत्यपर्दव्य जालिका की खोज। अंत्यपर्दव्य जालिका के अंदर क्या था, कोशिका के अंदर ही, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, ट्रांसफर करता रहता है।
किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर है और वो क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालता है, जो इससे पहले वाला पार्ट हमने रीड किया था। फिर हमने बात की दो तरह का होता है, एक चिकनी सतह और एक खुरदरी सतह। खुरदरी सतह पे हमारे राइबोसोम ऐसे दानेदार अवस्था में चिपका होता है। फिर हम बात करेंगे लवक की, किसकी बात करेंगे, सातवां जो हमारा पार्ट आता है कोशिका का, जो मेनली है लवक। लवक जो होता है, लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड है। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड है। लवक की अगर बात करें, लवक 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, वर्णी लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, और हमारा स्पेशली होता है हरित लवक। कौन सा होता है, हरित लवक। वर्णी लवक जो होता है ये क्या करता है, कलर देने का काम करता है। क्या करता है, कलर देने का। जेंथोफिल है, ठीक है, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, ये क्या करता है, बैंगनी रंग देने का कार्य करता है। क्या करता है, बैंगनी रंग। और जेंथोफिल होता है जो पौधे में पीला रंग देने का कार्य करता है। लवक जो होता है वो पौधे के पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। और अवर्णी लवक क्या करता है, भोजन का संचय रखता है, भोजन का संचय। अगर संचय की बात करें तो यानी कि इकट्ठा रखना, एक जगह इकट्ठा कर देता है भोजन को, स्टोर रखता है, स्टोर रूम होता है अवर्णी लवक है। फिर हम बात करें हरित लवक की, ये क्या करता है, स्पेशली क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस, जो हरित लवक क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंदर काम आता है, यानी हरा रंग देने का जो कार्य करता है पौधे के पत्तियों के अंदर, तो क्या आता है, हरित लवक। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस वाले पार्ट से कि किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल या प्लांट सेल किसे कहा जाता है, लवक, हरित लवक को। किसको बोलता है, हरित लवक को या क्लोरोफिल को। हमने इस क्वेश्चन का आंसर ये ध्यान से, बड़े ध्यान से पढ़ना कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ध्यान रखना है, रसोई घर में क्या होता है, कुक क्या करते हैं, खाना पकाने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से जो पौधे के अंदर पत्तियां होती है वो क्या करती हैं, उस पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है। पूरा अपना फूड तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो कार्य कौन करता है, वो क्लोरोफिल करता है। मेन भूमिका, उसका मेन रोल वो अपना निभाता है। फिर हम बात करेंगे लवक की खोज की थी, लवक में कै और हेकल में, तो हेकल ने की थी। लवक की खोज किसने की थी, हेकल ने की थी भाई, ये हमने याद रखना है। हम 7वां पार्ट पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आता है, 8वां पार्ट। हमने कौन कौन सा रीड कर लिया अभी तक, अभी तक हमने रीड किया है कोशिका भित्ति, सेल वॉल पढ़ चुके हम, लाइसोसोम भी हम पढ़ चुके हैं, हरित लवक भी हम पढ़ चुके हैं, और फिर इसके बाद हम एंतर प्रदेश जालिका भी पढ़ चुके हैं, गालजिका भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद एक तो रहता हमारा केंद्रक और एक रहता हमारा रिक्तिका। रिक्तिका की बात करें तो रिक्तिका में याद रखना आपको, इसको इंग्लिश में बोल देता है वोक्यूल्स। क्या बोलता है, वोक्यूल्स। रिक्तिका की बात करें तो सूखी लकड़ी का जो न डूबना होता है, सूखी लकड़ी का न डूबना वो किसके कारण होता है, सूखी लकड़ी का न डूबना किसके कारण होता है, रिक्तिका के कारण होता है। और क्या होता है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है, सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन सा होता है, रिक्तिका होता है। क्या होता है, रिक्तिका। याद रखना, सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, सबसे छोटा अंग हमने याद रखना, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, राइबोसोम। कौन सा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जी पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये हमने यहाँ से याद रखना है। फिर हमारा 8वां पार्ट हम पढ़ चुके हैं। 9वां जो पार्ट आता है, 9वां पार्ट हमारा कोशिका का क्या आता है, 9वें पार्ट का नाम है केंद्रक। क्या आता है, केंद्रक। और केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेनली जो तो कोशिका जो होती है उसके अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर बहु कोशिका हम बात करते हैं तो उसके अंदर केंद्रक विद्यमान होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता। अगर केंद्रक नहीं होगा तो क्रोमेटिन जाल नहीं पाया जाएगा, क्रोमेटिन जाल नहीं पाया जाएगा तो उसके अंदर हम जनन नहीं कर सकते, आगे वृद्धि नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता आगे, यानी कि अगली जो हमारी संतति कोशिकाएं हैं, जेनेटिक सेल्स हैं, वे आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसलिए इसके अंदर केंद्रक बहुत मेन रोल इंपोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है केंद्रक की खोज किसने की थी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठता है, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1812
31 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, इतने भी लास्ट ईयर एग्जाम या पीछे जितने भी 18 में, 14 में, 15 में जब भी रेलवे के जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था डी ग्रुप में कि केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और यहाँ से और क्वेश्चन क्या उठता है कि केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम, कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। यहां से हमने याद रखना है इस केंद्र क्या क्या पाया जाता है। एक तो केंद्रिका पाई जाती है, केंद्रिका की खोज 1888 ईस्वी में की थी, केंद्रिका की खोज। और यहाँ पे याद रखना है केंद्रिका और केंद्रक रस या केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला, ये चीजें अनेक सारी इसके अंदर केंद्र पाई जाती है, जो इसको बाहर को क्या करती है, केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली जो होती है इसको बाहर को सुरक्षित रखती है केंद्र को। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो सारे केंद्र को छोड़कर जितने भी सारे अंग हैं वे एक जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में, यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में क्या करते रहते, तैरते रहते हैं वो। तो वे सारे के अंग क्या तैरते रहते हैं। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी, डुजार्डिन ने। याद रखना जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। और जीव द्रव्य के अंदर 80% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और 20% में क्या पाया जाता है, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट है, ये अन्य समथिंग सब कुछ से पाई जाती है इसके अंदर। फिर हमने 9th पार्ट के बाद जो 10वां और अंतिम कोशिका का जो अंग है वो हम पढ़ेंगे। कौन सा अंग है हमारा, तारककाय। कौन सा है, तारककाय। तारककाय को बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, तारककाय। तारककाय की खोज किसने की थी, टी बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, टी बोवेरी। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, टी बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां से याद रखना है टी बोवेरी के नाम के वैज्ञानिक सेंट्रोसोम की तारककाय। मेनली बात करें तो क्रोमेटिन जाल जो होता है, या हम मेनली बात करें क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मेनली इसके अंदर जो सेंट्रोसोम की जो भूमिका होती है तारककाय की, ये क्या करता है, कोशिका विभाजन, किसमें, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। किसमें करता है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में मेन क्या पाया जाता है, मेन सेल डिवीजन में भूमिका निभाता कौन करता है, मदद कौन करता है सेल डिवीजन में, कोशिका एक होती है। कोशिका का विभाजन करने में कौन भूमिका निभाता है, सेंट्रोसोम। खोज किसने की थी, टी बोवेरी। 10वां और अंतिम था। फिर हमने यह बात करनी है कि कोशिका विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन होता है एक कोशिका कैसे बनती है। कोशिका ये पता है सभी को कि कोशिका माफी चाहता हूँ कि कोशिका विभाजन पे हम बात कर रहे थे कि कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है, किसने देखा था कोशिका विभाजन सबसे पहले। तो कोशिका विभाजन यहाँ से हम याद रखेंगे। तो कोशिका विभाजन सबसे पहले रुडोल्फ विर्चाउ नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1855 में, कब देखा था, 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चाउ नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका विभाजन देखा था। और मेनली बात करें कोशिका विभाजन, यानी कोशिका के अंदर एक गुण पाया जाता है, वो अपने आप ही क्या होती रहती है, टूटती रहती, सेल डिवीजन होता रहता है। यानी कि हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पे ये एक ऐसी क्या थी, अंडाकार कोई कोशिका थी, तो इसमें से अपने आप ही क्या हुआ, डिवीजन होगा, इससे क्या होगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी, फिर इससे होगा तो हमारा ऐसे 4 कोशिकाएं बन जाएगी। तो ऐसे टूटती ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन केस में कोशिका विभाजन में कौन कौन सी, कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं जिसके अंदर विभाजन नहीं पाया जाता, वे कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, 2 कोशिकाएं हैं। एक तो नेफ्रॉन की कोशिका, नेफ्रॉन जो कोशिका होती है, नेफ्रॉन कोशिका, और एक होती है न्यूरॉन की कोशिका है, जो तंत्रिका तंत्र की जो न्यूरॉन सेल होती है, इन दोनों के अंदर ये कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। ये अपवाद स्वरूप है, ये हमने याद रखना है। तो एक्सेप्शन केस कई बार पूछ लेता है। फिर हम सेल डिवीजन की बात करें तो कोशिका विभाजन याद रखना है, इसमें विभाजन 2 टाइप का होता है। विभाजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का हमने याद रखना है कोशिका विभाजन में। यानी विभाजन कितने टाइप का होता है, एक तो होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन। ये तो होता है मायोसिस, ठीक है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री होता है मायोटिसिस, ये होता है मायोटिसिस और
मायोसिस। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या, सम मतलब समान, सूत्र यानी गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों की संख्या समान हो, गुणसूत्रों की संख्या समान हो या कार्य संरचना एक जैसी हो। तो गुणसूत्रों की संख्या समान हो तो उसके अंदर कौन सा होता है, वो विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और असूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है, मेनली याद रखना है कि जनन कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन। या हम बात करें मेनली कि जो मानव है, तो मानव के अंदर कौन सा विभाजन पाया जाता है, असूत्री विभाजन, जनन कोशिकाओं। इन जनन कोशिका को छोड़ के, अंडाणु और शुक्राणु को छोड़ के, बाकी जो दैहिक कोशिकाएं हैं या पितरी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर कौन सा पाया जाता है, समसूत्री। कायिक जितनी कोशिकाएं हैं इनको छोड़ के उनमें क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। फिर कई सारी अवस्थाएं होती है, मेटाफेज, प्रोफेज, अनेक सारी इनके अंदर अवस्था होती है, मेटाफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, ये सभी अवस्थाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या किया, सेल स्ट्रक्चर जो हमारा लास्ट पिछले वाले लेक्चर में छूट गया था, आज हमने कंप्लीट कर लिया सेल स्ट्रक्चर, और साथ साथ में हमने सेल डिवीजन भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आज आपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है मेरे को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पार्ट है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा किस कोशिका के अंग में पाई जाती है। याद रखना आपने कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल पार्ट्स है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गन में होती है, ये आपने रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये एक क्वेश्चन हम आपसे जानेंगे, आप सभी इसका आंसर देंगे। आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी ये क्लास तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो थोड़ा सा हम रिवीजन, एक क्विकली रिवीजन ले लेते हैं कि हमने 10 पार्ट्स जाने थे। एक सेल वॉल, कोशिका भित्ति, फिर हम पढ़ चुके थे हरितलवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और गाल्जी इकाई, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट वाले जो पार्ट है आपने रीड करना है सभी एग्जाम के लिए, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, रेलवे कोई भी हो, और मेनली हरियाणा पुलिस, एचएसएससी। तो एचएसएससी तो वहाँ से क्वेश्चन उठाती यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा था, केंद्रक वाले पार्ट से आता है। एक तो केंद्रक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, हरितलवक, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, और मेनली बात करें सेल वॉल। ये 4 से 5 पार्ट हमने रीड करने जरूरी थे और ये हमें करने भी हैं ताकि हम एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।